बच्चों, मैं भारती जैन और आज मैं आई हूँ आपके सामने पहले पार्ट के पार्ट 3 के साथ। आज का हमारा विषय है पुरातात्विक स्रोत। बच्चों, हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा था साहित्यिक स्रोत के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ये कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। क्यों है ये पुरातात्विक है? क्योंकि इनमें कोई भी हेरा फेरी नहीं की जा सकती है। पुरातत्व का तात्पर्य क्या है? अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना। अतीत के अवशेष कि अतीत जो प्राचीन काल के हमें अवशेष मिले हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। मंदिर के रूप में हो सकते हैं, दुर्ग के रूप में हो सकते हैं या फिर किसी मूर्ति के रूप में हो सकते हैं। वो किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं। उनके माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना। जैसे कि हमें किसी मकान भवन के बारे में पता, भवन के अवशेष मिलते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य किस तरह के भवन में रहता था, कि वो भवन 1 मंजिल था या 2 मंजिल था, उस भवन के अंदर कितने कमरे थे। तो इस तरह की जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। इसी कारण कैसे ये विश्वसनीय हैं, क्योंकि इनको कोई भी तोड़-फोड़ नहीं सकता है। अगर हम देखें कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उसकी खुदाई अब यानी आधुनिक काल में की गई, अंग्रेजों के काल में की गई। इससे पहले हमें पता नहीं था कि हम भी एक जो विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यता हैं, जैसी हमारी भारत में भी एक सभ्यता, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जब उसकी खुदाई की गई तो उसके दौरान हमें पता चला कि जिस तरह मिस्र की पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यता है, उसी तरह भारत में भी एक उनसे भी प्राचीन सभ्यता भारत में पनपी है। वो कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। तो उसकी सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? उत्खनन के दौरान जो भी वस्तुएं पाई गई हैं, जो भी भवन पाए गए हैं, जो भी सामग्री पाई गई है, उन्हीं से उनका पूरा इतिहास पता चलता है। उनकी कोई लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई है। कुछ एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला, कलिंग नरेश खारवाल की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलती है। कलिंग में एक नरेश हुए थे खारवाल, तो उसकी सारी जानकारी उनका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसी से मिलती है। बाकी उनका कोई भी साहित्यिक स्रोत हमें नहीं मिलता है। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंदर क्या क्या आता है। तो पहला क्या है? उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष। उत्खनन यानी खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे। दूसरे क्या है? अभिलेख। अभिलेखों के भी कई प्रकार हैं। अभिलेख शिलालेख के रूप में प्राप्त हुए हैं, स्तंभ लेख के रूप में, गुहा लेख के रूप में, मूर्ति व ताम्र अभिलेख के रूप में प्राप्त हुए हैं। अगला है सिक्के, मुद्राएं व मोहरे। इनसे ये भी कैसे हैं? पुरातात्विक स्रोत है। स्मारक, मंदिर एवं भवन। अगला है मूर्तियाँ। तीसरा है शैल व चित्रकला। शैल, चित्रकला। तो ये सारे क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। यानी ये किसी दीवार पे यानी कोई भी अभिलेख पाए तो वो दीवार पर बनाया गया है, या इसके मंदिर मिली हैं, मूर्ति, स्मारक मिले हैं, किसी राजा के महल मिले हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? सारे पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा आज का, उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष। देखो, पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष ये मुख्य स्रोत हैं। जब मानव, पाषाणकालीन मानव यानी जब मनुष्य पत्थर का उपयोग करता था, तब मनुष्य की जानकारी के यानी उसकी संस्कृति के जानने के, उसकी सभ्यता के जानने के एकमात्र हमारे पास स्रोत क्या हैं?
पुरावशेष। उत्खनन यानी खुदाई के दौरान जो पुरावशेष प्राप्त हुए वो ही मुख्य स्रोत हैं। क्योंकि उस काल का मानव पढ़ा लिखा नहीं था, वो कुछ भी नहीं जानता था, सच पूछे तो वो ढंग से बोलना भी नहीं जानता था। तो वो उसकी जो जानकारी के प्राप्त जब मनुष्य पाषाण कालीन संस्कृति जी रहा था, सभ्यता जी रहा था, तो उसकी जो जानकारी के स्रोत हमें जो उत्खनन के दौरान उसने जो भी हथियार काम लिए, जो भी बर्तन काम लिए, या कुछ भी जो भी गुफा बनाई या कुछ भी बनाया, तो उनकी खुदाई के दौरान जो अवशेष हमें प्राप्त हुए उन्हीं से हमें ये जानकारी मिलती है। प्राप्त औजार एवं मृद भांडों से भी हम भारत में मानव की विकास की यात्रा को समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि मनुष्य क्या औजार बना लेता है। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन बना लेते। जैसे कुम्हार के चाक का जब आविष्कार हो जाता है तो वो क्या धीरे धीरे पहले बुरे मतलब भौंडे मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो उनसे क्या हमें उस काल के मानव के विकास की यात्रा का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री से ही मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी जो खुदाई के दौरान मैंने पहले बताया कि जो भी वस्तुएं मिले उन्हीं से पूरा इतिहास लिखा गया, उन्हीं से पूरी जानकारी मिलती है कि वो किस देवता को पूजते थे, वो किस देवी को पूजते थे, उनके वहाँ क्या क्या मान्यताएं थी। ये सारी जानकारी विद्वानों ने खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिली हैं उन्हीं से पता लगाया है। प्रारंभ में मनुष्य क्या पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। इसका पत्थर के उपकरणों का। जब मृद भांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहले तो मानव किसका पाषाण का उपयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या वो जब कुम्हार मैंने बताया कि जैसे कि वो चाक बनाना सीख लिया तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगे। सर्वाधिक जो अवशेष हमें मिले वो किसके मिट्टी के बर्तनों के ही मिले हैं, मृद भांडों के ही मिले। और इन्हीं मृद भांडों के आधार पर विद्वानों ने 4 संस्कृतियाँ बांट दी है कि भारत में 4 मृद भांडों की संस्कृतियाँ विद्यमान रही है। तो पहली कौन सी? गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति। दूसरी है काले व लाल मृद भांड परंपरा। तीसरी है चित्रित सलेटी रंग की मृद भांड संस्कृति। चौथी है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। तो ये प्रत्येक काल में आई हैं ये संस्कृतियाँ। जैसे कि ये एक संस्कृति आई है, जैसे कि यह उत्तर वैदिक काल में आई है, ये एक हड़प्पा काल में आई है, एक नवपाषाण काल में आई है। तो इस तरह ये चारों संस्कृतियों ने 4 कालों का मतलब 4 कालों को बताया। उत्खनन में सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे, कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन आदि क्या है पुरावशेष के रूप में मिले। यानी खुदाई के दौरान कई सड़कें मिली हैं, नालियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो सड़कें मिली हैं, नालियाँ उत्तम श्रेणी की, बड़े बड़े भवन मिले हैं, तांबे व कांस्य की सामग्री मूर्ति मिली है, कांस्य के बर्तन भी मिले हैं। इस तरह औजार भी मिले हैं कई जगह से, बर्तन, आभूषण, ये कई चीज़ें मिली है, जिससे क्या कि मनुष्य के समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है कि मनुष्य किस तरह का जीवन जी। जैसे कि अगर वो सोने के आभूषण या तांबे के, कांस्य के, जो भी उस टाइम की मूल्यवान धातु थी उसके आभूषण पहनता है तो वो अच्छा जीवन जी रहा था, वो धनी लोग थे। कुछ लोग कौड़ियों के भी आभूषण पहनते थे तो वो क्या निम्न श्रेणी के लोग थे। इस तरह वो उनकी मूर्तियाँ जो कांसे तांबे की मूर्तियाँ बनी थी वो किस किस भगवान की बनी थी, मातृ देवियाँ थी। तो इस तरह वहाँ के धर्म, राजनीतिक, सामाजिक सारी बातों के बारे में हमें पता चलता है। अगला हमारा बिंदु है अभिलेख। अभिलेखों को बच्चों अभिलेखों का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम देखें तो मौर्य सम्राट अशोक के काल में तो कई विद्वान तो ऐसे हुए, कई इतिहासकार तो ऐसे केवल अभिलेखों के आधार पर ही उन्होंने पूरा इतिहास लिख दिया। अशोक का पूरा इतिहास लिख दिया। अभिलेखों का बहुत ही ज़्यादा महत्व और ये सबसे विश्वसनीय सर्वाधिक सुरक्षित है। देखो अभिलेखों के बारे में
भारतीय स्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये तिथि युक्त हैं और समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत ही अधिक है। तिथि युक्त हैं यानी जिस भी राजा ने इनको लगवाया तो उसने अपनी उस काल की तिथि अंकित करवाई, साथ ही उसने अपनी जो समसामयिक बातें हैं वो सारी उसमें बताई हैं। इससे क्या पता चलता है? शासन विशेष के तिथि क्रम की किस राजा ने कब से कब तक शासन किया, या उसने कोई भी उपलब्धि पाई तो वो कौन से साल पाई थी, उसने कोई भी सांस्कृतिक उपलब्धि पाई थी वो कब, कौन सा युद्ध कौन से साल जीता, किस राजा को हराया, तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है। साथ ही इसकी जो भी उपलब्धि है वो उसकी जानकारी मिलती है। स्थान अभाव के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, छोटे ही होते थे, इस कारण भी इनमें फालतू का स्थान नहीं रहता था। जो मेन बात थी, जो भी राज्यादेश थे या राज्याज्ञा थी, उन्हीं को ही इसमें अंकित करवाया जाता था। ऐसा उल्टा सीधा कोई भी नहीं, ठीक है। जो आवश्यक सामग्री है वो ही करवाए थे। इनमें क्या है, किसी संबंधित शासक व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं कि किस राजा ने या कई व्यक्तियों ने ताम्र पात्र भी खुदवाए। जो धनी लोग थे उन्होंने कुछ गुहाएं भी दान दी थी। मूर्तियों में वे अपना यश कीर्त किया है। वो राजा किस वंश से, व्यक्ति किस वंश से, उसकी तिथि क्या है, उसने क्या कार्य करवाया है, और वहाँ उस टाइम की क्या क्या सामाजिक समसामयिक घटनाएं, उस टाइम का समाज कैसा है, धर्म कैसा है। इनकी ज़्यादा तो डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी इससे मिलती है। अशोक के अभिलेख, खारवाल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख एवं प्रयाग प्रशस्ति यानी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त की इससे क्या, अगर ये नहीं हो तो भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी रह जाती है। अशोक के अभिलेख खरोष्टी एवं बाह्य लिपि में है। अशोक के जो उत्तर भारत में तो ज़्यादातर अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किसमें, उत्तर भारत में, और लिपि भी कौन सी है, ज़्यादातर बाह्य लिपि है। जबकि पश्चिम भारत में उसके खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। अशोक के देखो शिलालेख भी पाए हैं, स्तंभ लेख व गुहा लेख, तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। स्तंभ यानी दीवारों पे, गुहा यानी जो साधुओं को गुहा ने दान दी थी उसमें। अशोक के अभिलेख है जो कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। केवल उसने ऐसा ही नहीं कि खुदवा, लेकिन नहीं, उसमें उसने भगवान बुद्ध के फोटो बनवाए हैं और उनकी जो चारों तरफ के शेर बनवाए थे। हम पढ़ते हैं जूनागढ़ का रुद्रादमन का शिला लेख भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, इसके लिए दो तीन बात है। एक तो ये क्या है कि पहला संस्कृत का अभिलेख है। इससे पहले अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे जाते थे, प्राकृत भाषा में या पाली भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन अब ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। साथ ही संस्कृत भाषा का ये बहुत ही बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख है। और तीसरी बात यह है कि ये किसका, जूनागढ़ झील, उसका हमें प्रमाण मिलता है कि वास्तव में ये झील किसने बनवाई और बाद में इसका पुनरुद्धार किसने करवाया, यानी इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया। इस बात से हमें इसके अभिलेख से जानकारी मिलती है। चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख, चंद्र यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उनका कौन सा मेहरौली स्तंभ लेख है। तो उनसे उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि ऐसा शासक था, इतना प्रतापी शासक था, इसने इतने युद्ध जीते थे, इन सब की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, तो स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने किस हूणों को हराया था, किस तरह उस टाइम जो वो गद्दी पर बैठा था, कितने मतलब उसके सामने बहुत सारे
संकट थे, हूण आए दिन उस पर आक्रमण कर रहे थे। अब है समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से उसकी यश कीर्ति का अच्छा पता चलता है। साथ ही उसमें भाषा बताई गई है कि इस स्तंभ लेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके जो शौर्य का, उसने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई और उसे सिक्कों का, उसको सिक्कों में किस उसमें दिखाया गया है। तो यानी बहुत सारी बातें हैं जो उसके साहित्यिक अभिलेख में नहीं है, जो केवल किस में मिलती है, इस प्रयाग स्तंभ लेख में मिलते हैं। ताम्रपत्रों से गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे प्रभावती गुप्त का ताम्रलेख है। प्रभावती गुप्त यानी ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी और इसने अपने पिता के बारे में भी लिखा और अपने पति के बारे में भी इसने लिखा। इस तरह दो वंशों के बारे में हमें उनकी जानकारी मिलती। गुहालेखों ने बताया अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुन गुहालेख। ये दोनों मौर्य काल के अशोक ने बराबर का गुहालेख दान में दिया था और दशरथ ने नागार्जुन का गुहालेख दान में दिया था। सातवाहन के नासिक में नानाघट गुहालेख भी अधिक उपयोगी हैं। सातवाहन वंश के नासिक व नानाघाट अभिलेख दोनों भी बहुत उपयोगी हैं। उनसे उनके शासकों की, उनकी माताओं के बारे में, उनके राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। अब है मूर्तियों के मूर्तिलेख। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या दो भाग में शासकों ने लेख लिखवाए जिससे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्तिलेख कहलाए। मूर्तिलेख क्या है? कई मूर्तियों के शीर्ष या दो भाग पर उन राजाओं ने अपने नाम, तिथि, कई चीजें अंकित करवाई। उनसे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये क्या कहलाते हैं? मूर्तिलेख कहलाते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा हमें विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, तथ्यों की जानकारी, साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जानकारी मिलती है। सारे अभिलेखों उस समय के शासक की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी, तथ्यों के सहित उनकी जानकारी मिलती है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जानकारी मिलती है। हमारे इतिहास के बहुत ही विश्वसनीय स्रोत हैं। तो बच्चों, आज हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा और उत्खनन से प्राप्त सामग्री के बारे में पढ़े। अगले जो 3 पॉइंट हैं, सिक्के, मुद्राएं, शैल चित्र, मूर्तिलेख, अब उनके बारे में हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चा कमेंट्स करके बताना अगर कुछ भी बात समझ में ना आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि मैडम हमें ये बात समझ में नहीं आई है, आप फिर से एक बार समझा दीजिए। तो बच्चों मैं ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू।